नमस्कार दोस्तों, वेद स्टूडेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में देखेंगे और इससे संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में नहीं बचने पाएगा। संसद से संबंधित यहाँ तक हम पूरा प्रयास करेंगे और आज हम देखेंगे कि जो लोकसभा है इनमें सीटें कितनी हैं, इसकी जो संसद होता है उसकी संरचना क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है, इन सब के बारे में देखेंगे। क्योंकि जो संसद है इसका जो वीडियो है लंबा हो सकता है, इसीलिए इसको हम 2 भागों में बाँट के पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार अगर आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। हम देखते हैं जो संसद है इसकी संरचना, संसद का निर्माण हुआ कैसे है। जो पार्लियामेंट है इसका जो निर्माण है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। और जो इनकी सीटें हैं लोकसभा और राज्यसभा की, इनको बांटा किस तरह गया है। तो जो लोकसभा की सीट है 552, इनमें से जो 530 सीट है ये राज्य को दिया गया, यानी स्टेट जो हैं, जैसे यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, पंजाब है, इनको। वहीं जो 20 सीट है ये यूटी को दिया गया है, जो संघ शासित प्रदेश जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, दमन दीव है, दादरा नगर हवेली है, इन सबको दिया गया है। वहीं जो 2 सीटें हैं एंग्लो इंडियन को दिया गया है। लेकिन जब वर्तमान में इसको देखा जाए अगर, तो कितनी सीट है, ये है 545। तो इनमें से 2 सीट है एंग्लो इंडियन के लिए। वहीं जो 13 सीटें हैं ये हैं संघ शासित प्रदेश के लिए। उसके बाद 530 जो सीट है ये राज्य के लिए है। वहीं अगर राज्यसभा के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे कितनी सीट है, तो यहाँ पे आपको पता है 250 सीटें हैं, जिनमें से 238 जो है ये है राज्य और यूटी के लिए, यानी राज्य और जो संघ शासित प्रदेश है उनके लिए। वहीं जो 12 सीट हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि साहित्य से, कला से, विज्ञान से जो आते हैं उनमें से मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। वहीं अगर वर्तमान में देखा जाए इसकी जो संख्या है ये है 245। 245 में से जो 233 सीट है ये राज्यसभा राज्य के लिए और जो संघ राज्य है उनके लिए है। वहीं जो 12 हैं ये मनोनीत किए जाते हैं। जो सदस्य होते हैं संसद के, इनकी अर्हताएँ क्या होती हैं, इनके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। जो लोकसभा होते हैं इसकी अर्हता क्या होती है, तो इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, न कि वो जन्म से हो या किसी तरह से वो भारत की सदस्यता हासिल किया हो। ये सब इसमें नहीं देगा, सिर्फ कहा गया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए बस। 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए उसको। जो विकृत मस्तिष्क है ये भी नहीं होना चाहिए, यानी जो दिमाग से है वो पागल नहीं होना चाहिए। वहीं है दिवालिया भी नहीं होना चाहिए वो। और संसद जो भी अर्हता निर्धारित करे वो अर्हता के योग्य होना चाहिए वो। अगर वहीं राज्यसभा के लिए अगर देखा जाए कि इसकी अर्हताएँ क्या होती हैं, तो इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन जो आयु का जो क्राइटेरिया है यहाँ पे ये 30 वर्ष है। वहीं जो लोकसभा है उसमें कितना है, 25 वर्ष। उसके बाद लाभ का पद भी नहीं होना चाहिए यहाँ पर भी। जो विकृत मस्तिष्क है वो भी नहीं होना चाहिए, दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। और संसद जो भी अर्हताएँ निर्धारित करें वो अर्हता इसमें होनी चाहिए। वहीं जो लोकसभा है इसका कार्यकाल कितना होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो लोकसभा का कार्यकाल है, जब लोकसभा का जो कार्यकाल है ये, जो इनकी प्रथम बैठक होती है उस प्रथम बैठक से 5 वर्ष के लिए होता है। इसके पहले ये खुद भी विघटित हो सकती है। ये जो अनुच्छेद है 83(2) वहाँ पे दिया गया है। यह 5 वर्ष से पहले भी प्रधानमंत्री जो है ये राष्ट्रपति से सिफारिश करके इसे भंग करवा सकता है लोकसभा को। जो लोकसभा की अवधि होती है ये आपातकाल के दौरान 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाई भी जा सकती है। अगर आप देखे होंगे तो जब उनका समय था इंदिरा गांधी का, तो ये बढ़ाई भी गई थी 1-1 वर्ष के लिए। वहीं जो राज्यसभा का कार्यकाल है ये 6 वर्ष को होता है और ये एक अस्थायी सदन है, न कि अस्थायी सदन है। यहाँ के जो सदस्य होते हैं ये हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो हैं ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये अनुच्छेद 83(1) में दिया गया है। आप देख सकते हैं जो इनकी सेवानिवृत्ति है, अस्थायी सदन है राज्यसभा का, वो 83(1) में दिया गया है। वहीं जो लोकसभा है उसके बारे में 83(2) में दिया गया है। उसके बाद देखते हैं आगे हम, जो राज्यसभा सदस्य है इसके लिए एक आदेश आया था, जो राज्यसभा आदेश 1952 है, सदस्यों की जो पदावधि है उससे संबंधित। या जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इसके पहले भी वो चाहे तो त्याग पत्र दे के
या उनकी मृत्यु हो जाए तो उनका पद रिक्त हो सकता है। इसके लिए उपचुनाव कराया जाएगा, लेकिन जो उपचुनाव होता है, जो बचा हुआ कार्यकाल होता है, अगर जैसे 6 साल का अगर कार्यकाल है किसी सदस्य का, अगर वो 5.5 वर्ष पर अगर उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसमें जो 6 माह अतिरिक्त बचा हुआ है, सिर्फ़ उसी के लिए चुनाव होगा उनका, ना कि पूरे 6 वर्ष के लिए चुनाव होगा। जो संसद के पीठासीन अधिकारी होते हैं, उनके लिए संसद के दोनों सदनों में पीठासीन अधिकारी होते हैं। चाहे लोकसभा हो तो वहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। वहीं जो राज्यसभा है, उसमें सभापति एवं उपसभापति होते हैं। और संविधान में जो इनका लिए अनुच्छेद दिया गया है, तो जो अनुच्छेद 93 से 97 तक है, इनमें लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में दिया गया है। वहीं जो अनुच्छेद 89 से 92 है, इसमें राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के बारे में वर्णन दिया गया है। तो पहले आप देखें लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होता है, ये संसद का अर्थात सांसद ही होता है, ये संसद का सदस्य होता है। वहीं जो लोकसभा का अध्यक्ष है, इसका जो चुनाव की तिथि है, इसका जो निर्धारित करता है, ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है के चुनाव की जो निर्धारित है, जो उपाध्यक्ष होता है, इसकी तिथि यही निर्धारित करता है जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। आप देख सकते हैं जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, यही जब ये अध्यक्ष बन जाता है, उसके बाद ये उपाध्यक्ष की चुनाव की तिथि निर्धारित करता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो पद की रिक्ति है, ये राष्ट्रपति सदन को चलाने के लिए लोकसभा में किसी भी सदस्य को नियुक्ति कर सकता है। ये अनुच्छेद 95(1) में दिया गया है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यह दोनों अनुपस्थित हो जाएं, तो इसके लिए लोकसभा में एक नियमावली बनी है, जिसकी नियम संख्या 9 है। आप देख सकते हैं नियम संख्या जो 9 है, नियम संख्या 9 के माध्यम से लोकसभा में किसी भी जो है 10 लोगों को मिला के एक सूची तैयार की जाती है। उसी में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है, अगर जहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर दोनों अनुपस्थित हों तो। लोकसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, ये संसद के सदस्य होने के बाद ही ये शपथ ग्रहण करता है, ना कि अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का। जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, ये दोनों संसद के सदस्य का ही शपथ ग्रहण करता है, ना कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का। ये आप देख सकते हैं कि इम्तिहान जो एग्ज़ाम है, उसमें पूछा जा सकता है, जो संसद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, ये अपने अध्यक्ष का शपथ ग्रहण करता है या कि संसद का। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। अब देख लेते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, इनका कार्यकाल क्या होता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है, ये 5 वर्ष ही होता है, अर्थात लोकसभा के जीवन काल के पद तक ही रहते हैं। जो इनकी कुछ शर्तें हैं, जिससे पहले भी मुक्त हो सकते हैं, जिसमें है कि ये लोकसभा का सदस्य ही न रहें, ये दे दें त्यागपत्र, सदस्य नहीं रहेंगे, या लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष और जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है, ये अपना जो त्यागपत्र है लोकसभा के अध्यक्ष, यानी आप देख सकते हैं जो अध्यक्ष होता है वो अपना जो त्यागपत्र है वो उपाध्यक्ष को दे दे, और जो उपाध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे के ये दोनों आपस में ही अपना अपना त्यागपत्र दे के ये सेवानिवृत्त हो सकते हैं। या उसके बाद भी है इनके लिए जो वार्ताएँ हैं, या उन्हें हटाने के लिए सदन में प्रस्ताव लाया जाए, तब भी ये हट सकते हैं। और जो इनके हटाने की प्रक्रिया है, जो प्रस्ताव इनके लिए लाया जाएगा, तो ये जो प्रस्ताव है लाने से 14 दिन पूर्व इनको सूचित किया जाएगा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को, और प्रस्ताव को लोकसभा के समस्त सदस्य जो हैं उनका बहुमत उसमें होना चाहिए। अध्यक्ष जो हटाने की प्रक्रिया है वो पीठासीन नहीं होगा, किंतु लोकसभा में बोलने जब ये हटाया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, तो उस दौरान जो होगा ये पीठासीन नहीं होगा, किंतु लोकसभा में बोलने, उसकी कार्यवाही में भाग लेने तथा मतदान करने का अधिकार है। लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में वो निर्णायक मत यानी जो है कास्टिंग वोट देने का अधिकार नहीं है इसको, जब इसका हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो। तो अध्यक्ष का अगर पद रिक्त हो या अनुपस्थित हो, तब उपाध्यक्ष जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य करता है। लोकसभा का विघटन
किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक जो अध्यक्ष है वो अपने पद तक बना रहता है। जैसे आप देखते होंगे राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का जब पद समाप्त हो जाए फिर भी अगर राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ है, जब तक जो अगला राष्ट्रपति है अपना पद धारण नहीं करेगा, तब तक जो पिछला राष्ट्रपति है वो अपने पद पर रहेगा। उसी तरह इनका भी है, अगर लोकसभा का चुनाव हो जाता है, जब तक उनका प्रथम अधिवेशन नहीं होता है, तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की जो निष्पक्षता है, कैसे होगा कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो निष्पक्ष काम कर रहे हैं, न कि अपनी पार्टी के तरफ ही काम कर रहे हैं वो। तो इसके लिए भी कुछ यहाँ पे कानून बनाए गए हैं। ब्रिटेन में होता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, जब वो अध्यक्ष बन जाता है तो अपने दल जो जिस भी दल से वो सांसद रहता है, उस दल से उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन भारत जो है ऐसा यहाँ पे नहीं सिस्टम ये। भारत में जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है उसकी कुछ जो निष्पक्षता है उसको सुनिश्चित किया गया है। इसमें यह है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसके आचरण पर कोई भी चर्चा जो है सदन में नहीं होगी। जो सदन है लोकसभा का, वहाँ पे उसका जो आचरण होगा कि ये किसी तरफ किसी पार्टी तरफ झुकाव तो नहीं कर रहा है, इस तरह की कोई भी चर्चा लोकसभा में नहीं होगी। वहीं जो इसके हटाने का जो प्रस्ताव है, लाने से 14 दिन पूर्व लोकसभा में सूचित किया जाएगा और यहाँ पे लोकसभा का जो है बहुमत होना चाहिए। लोकसभा जो है सदन के कार्यवाहियों के संचालन के लिए लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति किसी भी न्यायालय के अधिकारिता से बाहर रहेगा। ये जो इसकी लोकसभा की शक्ति है किसी भी न्यायालय के अधिकार में नहीं रहेगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इसे क्या है, निर्णायक मत देने का भी अधिकार है। जो लोकसभा अध्यक्ष है इसको निर्णायक मत देने का भी अधिकार होता है। लोकसभा अध्यक्ष को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष 7वें स्थान पर रखा गया है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, जैसे जो CJI होता है उसे भी 7वें स्थान पर रखा गया है। उसी तरह जो अध्यक्ष होता है इसको भी 7वें स्थान पर रखा गया है। जो नंबर 1 पर होता है कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो उसका वेतन होता है, ये कहाँ पर होता है, तो ये भारत की संचित निधि पर आधारित होता है। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनकी कार्य एवं शक्ति क्या है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है इनकी कार्य और जो शक्ति है निम्न है। इनमें से लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करना और कार्यवाही का संचालन करना। लोकसभा में किसी दिन क्या काम होना है, यानी लोकसभा में किस दिन क्या काम होना है, इसका निर्णय जो होता है ये लोकसभा अध्यक्ष ही करता है कि किस क्रम में कौन सा काम होगा। आज किस पे मतदान होना है, आज किस पे बैठक होनी है, ये सब काम लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है नहीं है, इस पे जो अंतिम निर्णय है ये भी लोकसभा का जो अध्यक्ष वही देता है। संयुक्त जो बैठक होती है इसकी जो अध्यक्षता है ये भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लेकिन जो है ये बैठक बुलाता कौन है, ये बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। जो निर्णायक मत है, निर्णायक मत डालने का भी अधिकार इसके पास होता है। कोई सदस्य दल विरोधी कानून के तहत अयोग्य है नहीं है, इसका जो अंतिम फैसला है यही करता है। जो दल विरोधी कानून है, दल बदल विरोधी, ये जो अनुसूची नंबर 10 है वहाँ पे दिया गया है। जो लोकसभा का अध्यक्ष है इससे संबंधित एक वाद भी है जो सुप्रीम कोर्ट गया था कि हो तो होलो हान बना जा चिल्लू, 1992 का ये वाद है। ये UPSI एग्जाम में भी आया था कि ये वाद किससे संबंधित है। तो ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में गया था, अनुसूची 10 जो पैरा 7 है इसको असंवैधानिक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्योंकि ये न्यायिक पुनर्विलोकन से रोकता है। न्यायालय ने कहा दल बदल विरोधी कानून के तहत लोकसभा अध्यक्ष के अंतिम निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। लोकसभा में जो इसका अगला कार्य है लोकसभा अध्यक्ष का, लोकसभा में किस समय किस सदस्य को बोलना है और कितने समय तक बोलना है, इसका निर्धारण भी जो होता है ये लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। यानी आपको 5 मिनट बोलना है तो आप 5 मिनट ही बोलेंगे और क्या बोलना है ये भी वही निर्धारित करेगा। लोकसभा की जो संसदीय समितियां होती हैं
इनका जो अध्यक्ष होता है नियंत्रण रखता है तथा समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भी करता है। और कुछ समितियाँ ऐसी भी होती हैं जिनका जो है वो खुद ही अध्यक्ष बन जाता है और उसमें शामिल भी हो जाता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा के सदस्यों तथा कर्मचारियों जो होते हैं, उनके जो कर्मचारी होते हैं लोकसभा के सदस्य और कर्मचारी, उनकी रक्षा तथा लोकसभा परिसर की सुरक्षा से संबंधित नियम भी यही बनाता है कि किस सदस्य को कितना सुरक्षा देना है, किसको जेड प्लस सिक्योरिटी देनी है, किसको वाई प्लस सिक्योरिटी देनी है, इसका भी जो निर्धारण यही करता है। वहीं जो गणपूर्ति होती है, सदन की जो संख्या है उसका तो 10वां भाग है। गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित करना, जिससे अगर मान लो 550 सदस्य हैं तो इनका 1/10 कितना होगा, तो ये होगा 55। अगर 55 सदस्य अगर कम हैं तो समझ लो कि जो सदन है वो स्थगित रहेगा, चलेगा नहीं। उसके बाद जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है, इनके बारे में जानते हैं। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये भी संसद के प्रति उत्तरदायी होता है प्रत्यक्ष रूप से, और ये जो अध्यक्ष होता है उसके अधीन नहीं होता है, ये अपने आप में स्वतंत्र होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, किसी भी संसदीय सदस्य जो समिति है उसका सदस्य जो है बन सकता है। वो स्वाभाविक रूप से उस समिति का अध्यक्ष बन जाता है। अगर जिस समिति का वो सदस्य बनेगा उसका अपने आप ही वो अध्यक्ष बन जाता है। जो 10वीं लोकसभा थी 1996 में, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सत्ताधारी दल से होते थे। लेकिन जब 11वीं लोकसभा आई तो यहाँ पे नया नियम बनाया गया और इसमें कहा गया कि जो सत्ताधारी दल है उसका अध्यक्ष होगा, लेकिन जो उपाध्यक्ष होगा ये विपक्षी पार्टी का होगा। और जो विपक्षी पार्टी वो होगी जो मुख्य विपक्षी दल होगा उसी का नेता होगा, उपाध्यक्ष जो होगा। जो संसद के सदस्य हैं उनकी अर्हताएं क्या होती हैं और कहाँ पे दिया गया है, तो जो इनकी अर्हता है, एक तो दिया गया संविधान में दिया गया संसद की अर्हता क्या होती है जो सदस्य होते हैं। वहीं जो दूसरा है वो दिया गया आरपीआई एक्ट, जो आरपीआई एक्ट है 1951 लोक प्रतिनिधि अधिनियम, वहाँ पर भी दिया गया है कि इनकी अर्हता क्या होती है। जो संसद में दिया गया है इसमें दिया गया है अनुच्छेद 84। जो अनुच्छेद 84 है इसमें कहा गया है कि जो संसद का सदस्य बनने के लिए कौन सी अर्हता होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले तो वो, और दूसरा क्या है, अगर लोकसभा का सदस्य अगर बनना है उसको तो 25 वर्ष का होना चाहिए। अगर वहीं राज्यसभा का अगर बनना है तो 30 वर्ष का होना चाहिए। अगर जिसको भी संसद का सदस्य बनना है अनुसूची 3 के तहत उसे शपथ लेनी पड़ेगी। और जो शपथ है ये मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त होता है या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा कोई भी जो प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाए उसके सामने लेनी पड़ेगी। वहीं जो है संसद विधि द्वारा जो भी अर्हता बनाएगी उससे वो होना चाहिए, जो भी अर्हताएं संसद बनाए उसमें निर्धारित होनी चाहिए वो। वहीं जो अगला है आरपीआई एक्ट 1951 लोक प्रतिनिधि अधिनियम, इसमें क्या शर्तें लागू की गई है, इसमें कहा गया है कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से वो पंजीकृत मतदाता होना चाहिए और 2003 से पहले जो राज्यसभा का सदस्य है उसी राज्य का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। लेकिन लोकसभा या राज्यसभा दोनों के लिए अब जो है भारत के निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता होना चाहिए, किसी भी राज्य से उसका कोई मतलब नहीं है अब। और इसके अलावा क्या है इसमें, यदि किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सीटों पर चुनाव लड़ना है तो उसे अनुसूचित जाति या जनजाति के वर्ग में शामिल होना चाहिए। अगर सामान्य आदमी है या ओबीसी का है, अगर सामान्य वर्ग का कोई भी अगर है तो वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी जो SC ST हैं उनके जो सीट जो उनके निर्धारित की गई है वहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर अनुसूचित जाति एवं जनजाति का व्यक्ति सामान्य वर्ग की सीटों से चुनाव लड़ना चाहे तो वो लड़ सकता है। जो इनकी निर्भरताएँ हैं, अभी तक आपने देखा था इनके लिए अर्हताएँ कि संसद सदस्य की अर्हता क्या होती है। तो इसमें 2 था, एक था संविधान के तहत, एक था आरपीआई एक्ट जो है उसके तहत। वहीं जो है अब आप देखेंगे कि निर्भरता क्या होती है। संसद जो सदस्य हैं उनकी जो पहली निर्भरता है इनकी ये होती है लाभ के पद पर इनको नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये निर्भर मान लिए जाएंगे। और ये भी संविधान में लाभ के पद को कोई परिभाषित नहीं किया गया कहीं पर भी कि लाभ का पद क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और लोक प्रतिनिधि जो अधिनियम है इसमें भी इसकी व्याख्या की गई है कि हमारा जो संविधान है 102 में इतना लिखा गया है कि संघ के जो मंत्री हैं और
जो राज्य के मंत्री हैं ये लाभ के पद नहीं होता है। वहीं जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी परिभाषा दिया है कि लाभ का पद क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है लाभ का पद, जहाँ से पद के लिए एक निश्चित वेतन और भत्ता मिलता हो, यदि कोई प्रतीकात्मक राशि मिलती है तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इसके लिए एक वाद भी आया था इससे संबंधित, जया बच्चन बनाम भारत संघ 2006 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष बना दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे लाभ का पद बताया था और अंत में जया बच्चन को अपनी जो सदस्यता है उससे गंवाना पड़ी थी उनको। इस मामले में जो उच्चतम न्यायालय है ने कहा कि अगर किसी सांसद या विधायक ने लाभ का पद ग्रहण किया है तो उसे उसकी जो सदस्यता है उसे खत्म हो जाएगी और वेतन और भत्ते के लिए भी नहीं लाभ नहीं पाएगा वो। 2006 में लाभ के पद पर बड़ा विवाद खड़ा होने के कारण से सोनिया गांधी को लोकसभा जो सदस्यता है उसे इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि वो संसद होने के साथ साथ ही राष्ट्रीय सलाहकार परिषद पर भी आसीन थी वो, जो सोनिया गांधी हैं। वहीं एक तरफ जया बच्चन भी। हाल ही में आम आदमी पार्टी के 20 विधायक जो हैं ये भी लाभ के पद के कारण ही निरस्त कर दिए गए थे अभी जल्दी में ही। वहीं जो अगला है इनके लिए, विकृत मस्तिष्क भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो निर्भर माना जाएगा। और दिवालिया भी नहीं होना चाहिए, किसी बैंक से फ्रॉड हो नंबर 1 का। यदि वो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है या किसी विदेशी जो देश है सरकार के प्रति निष्ठा बनाता है, तब भी वो निरहर मान लिया जाएगा। यदि संसद विधि बनाकर किसी निरहरता को बनाती है, तब भी वो निरहर माना जाएगा। वहीं जो है दूसरा इसमें दल विरोधी कानून यानी अनुसूची 10 के जो तहत है उसमें कहा गया है, यदि कोई सदस्य अनुसूची 10 में दिए गए जो कानून हैं उनके तहत अगर आएगा तो वो भी अयोग्य माना जाएगा। और इसमें आएगा कौन, कोई अगर दल है, दल विरोधी जो कानून है उसके तहत निरहर हुआ है कि नहीं, इसका जो अंतिम फैसला है ये भी लोकसभा का जो अध्यक्ष करेगा, लेकिन संविधान जो सुप्रीम कोर्ट है ये इसका पुनर्वलोकन कर सकता है। आपको पता होगा कि जो पुनर्वलोकन है कहाँ से लिया गया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि जो न्यायिक पुनर्वलोकन है ये किस देश से इसको लिया गया है, क्योंकि आप पहले भी देख चुके हैं कि जो भी देश है किस देश से क्या लिया गया है, इसका वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं। तो इसलिए आपको इसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना पड़ेगा। वहीं जो तीसरा है लोक प्रतिनिधि अधिनियम यानी आरपीए एक्ट जो 1951 है, इसके तहत जो निरहरताएँ हैं इसमें क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है यदि कोई चुनाव जो है भ्रष्ट आचरण का दोषी अगर सिद्ध हो जाए तब भी उसे निरहर मान लिया जाएगा। वहीं पे यदि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए 2 वर्ष की सज़ा सुना दी जाए तब वो निरहर मान लिया जाएगा। इसमें जो है निवारक निरोध शामिल नहीं है। यदि कोई सदस्य निर्धारित समय के भीतर जो चुनावी खर्चा है उसका अगर ब्यौरा नहीं देता है तब भी वो निरहर माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए बर्खास्त किया गया हो क्योंकि वो भ्रष्ट और सरकार में निष्ठा न रखता हो तब भी वो निरहर माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति निगम में लाभ के पद को अगर धारण किया है तब भी वो निरहर माना जाएगा, इसमें कहा गया है। और क्या कहा गया है, यदि वो जाति प्रथा, सती प्रथा या छुआछूत के प्रचार प्रसार में पकड़ा गया है तब भी वो निरहर माना जाएगा। और जो है इसमें क्या कहा गया है, सरकारी सेवा या सरकारी ठेकों में अगर रुचि रखता है तब भी वो निरहर माना जाएगा। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो जितने भी मंत्री और सांसद होते हैं ये सब सरकारी ठेके में इनके बहुत ही बड़ी रुचि होती है। कहते हैं अगर 1 करोड़ का ठेका है 10% उसमें हमारा होना ही चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। साथ ही अगर चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहीं जो सदस्यता की समाप्ति है इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों दिए गए हैं। दोनों में क्या-क्या है, तो लोकसभा जो अध्यक्ष है अपना जो त्यागपत्र है वो त्यागपत्र सौंपकर सदस्यता से मुक्त हो सकता है। वहीं जो राज्यसभा है इनमें भी जो सभापति होते हैं वो अपना त्यागपत्र देके मुक्त हो सकते हैं। यह संविधान में जो दी गई निरहरताएँ हैं अगर उनसे ग्रसित हो जाते हैं तब भी ये अपना जो पद है इनका समाप्ति हो जाएगी, सदस्यता इनकी समाप्ति हो जाएगी। उसी तरह राज्यसभा में भी है, अगर संविधान में जो भी निरहरताएँ दी गई हैं अगर उनमें ये आते हैं तो इनकी जो सदस्यता है वो निरस्त हो जाएगी। यदि कोई सदस्य
60 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहे और सदन उस स्थान को रिक्त घोषित कर दे तो उस सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यानी जो 60 दिनों में सत्रावसान और सदन लगातार 4 दिनों के लिए बंद रहे तो इसे नहीं गिना जाएगा। अगर सत्रावसान हो गया है या सदन जो है बंद है तो उसको नहीं गिना जाएगा। उसी तरह राज्यसभा में भी है, अगर वो 60 दिनों तक अगर वो अनुपस्थित रहता है तो उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाएगी। यदि न्यायालय किसी सदस्य को निर्वाचन को शून्य घोषित कर दे तब भी उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। उसी तरह राज्यसभा में भी है, अगर जो निर्वाचन है उसका शून्य घोषित कर दिया जाए तब भी वो निरर्हल हो जाएगा। यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बन जाता है तो जो उसकी सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। उसी तरह राज्यसभा में भी है, अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर बन जाता है तो उसकी सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। यदि कोई सदन अनुचित आचरण के कारण सदन से निष्कासित कर दिया जाता है तो ये भी समाप्त हो जाए सदस्यता इसकी। उसी तरह राज्यसभा में भी है। संसद के कुछ जो प्रमुख नेता होते हैं, इनमें कौन कौन होते हैं? एक होता है सदन का नेता, दूसरा होता है नेता प्रतिपक्ष, यानी जो विपक्षी नेता होता है वो होता है। तो इनमें कौन? एक होता है सचेतक। जो सदन का नेता होता है ये प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो यही सदन का नेता होगा। और राज्यसभा में सदन का जो नेता होता है वो मंत्रिपरिषद है उसका सदस्य या राज्यसभा का जो सदस्य भी जिसे प्रधानमंत्री मनोनीत करे। मंत्रिपरिषद का सदस्य भी हो सकता है वो, या जो राज्यसभा का जो सदस्य है उसमें जो प्रधानमंत्री मनोनीत करे वो बन सकता है। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो उस सदन का नेता होता है और लोकसभा के लिए मनोनीत कोई मंत्री जो लोकसभा का सदस्य है वो सदन का नेता होगा। अमेरिका में जो सदन का नेता है वो बहुमत नेता के रूप में माना जाता है। वहीं जो नेता विपक्षी है इनमें क्या होता है? तो जो अमेरिका में नेता प्रतिपक्ष है वो अल्पसंख्यक नेता होता है। लेकिन भारत में जो नेता प्रतिपक्ष है 1977 से इसकी महत्ता मिली और इसे कैबिनेट मंत्री की तरह सुविधाएं मिलती हैं। जो नेता प्रतिपक्ष वो होता है जिस सदन के पास कुल सदस्यों का 10%, यानी अगर 550 सदस्य हैं तो इनमें से कम 15 सदस्य होने चाहिए आपके पक्ष में, तो उसी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता मिलती है। सचेतक क्या होता है? इसको इंग्लिश में व्हिप भी कहा जाता है। ये सभी पार्टी अपना अपना सचेतक बनाती हैं और जो सचेतक का कार्य होता है ये पार्टी के अनुशासन को बनाए रखना होता है। जो नेता प्रतिपक्ष और सदन का जो नेता होता है इसका जो उल्लेख है संविधान में कहीं नहीं दिया गया है, फिर भी इन्हें जो सदन के नियम और संसदीय समिति में क्रमशः उल्लेख किया गया है। दूसरी ओर सचेतक जो है इसका भी उल्लेख न तो भारतीय संविधान में है और न ही जो सदन है उसके नियमों में कहीं इसका जो उल्लेख है दिया गया है। संसद का सत्रावसान, स्थगन और विघटन ये कैसे होता है? जो सत्र है, हमारे जो संविधान है इसमें एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने का जिक्र है और जो सदन है, जो सत्र हैं दोनों, इनमें से कम 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी 3 सत्र होते हैं। एक बजट होता है जो कि फरवरी से मई तक चलता है, वहीं एक मानसून होता है जो कि जुलाई से सितंबर तक चलता है, वहीं जो होता है शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है, जो कि अभी चल रहा था पिछले महीने। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सत्र को आहूत करना और जो सत्रावसान करना है ये राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व होता है, लेकिन यह काम राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं बल्कि जो प्रधानमंत्री होते हैं उन्हीं की सलाह पर करता है। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है ये भी राष्ट्रपति जो होता है जो संयुक्त सत्र अभिभाषण देता है उसमें अभिभाषण जो होता है ये भी मंत्री जो परिषद होती है उसके द्वारा लिखा गया होता है, ये भी न कि अपने मन से कुछ बोलते हैं ये। और कोई भी काम हो ये सब अपने मन से नहीं करते राष्ट्रपति, कुछ भी सब मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। प्रत्येक नई लोकसभा की जो पहली बैठक है, प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक है, यहाँ पे राष्ट्रपति का भाषण होता है। वहीं एक आप सुने होंगे होता है लेम डक सत्र। ये क्या है? जो पुरानी लोकसभा है और नई लोकसभा है, जो इनके सदस्य होते हैं, जो पुरानी लोकसभा के सदस्य होते हैं ये नई लोकसभा में नहीं आते हैं तो इन्हीं को कहते हैं लेम डक सदस्य।
और इसी जो सत्र होता है, आखिरी सत्र जो होता है इसका, उसी को कहते हैं लेम डक सत्र। यानी कि इसे कहा जाए, जो पुरानी लोकसभा हैं उनके सदस्य हैं, नई लोकसभा में इनका चुनाव नहीं हो पाता है, जो चुन के नहीं आते हैं, तो उन्हीं सदस्य जो होते हैं उन्हीं को कहते हैं लेम डक सदस्य। और जो आखिरी सत्र होता है उसी को कहते हैं लेम डक सत्र। स्थगन क्या होता है? स्थगन करने की जो शक्ति है अध्यक्ष या सभापति को दी गई है। अध्यक्ष और जो सभापति होते हैं स्थगन में समय निर्धारित कर देते हैं कि कितने समय तक सत्र का स्थगन रहेगा। अध्यक्ष और सभापति सदन को ये बिना बताए स्थगित कर देते हैं कि किस दिन आहूत किया जाएगा, और उसे अनिश्चित काल के लिए भी स्थगन कहते हैं, या इसे साइन डाई स्थगन कहते हैं, जो अनिश्चितकालीन के लिए रहता है। सत्रावसान होता है, ये राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान से बिलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो इंग्लैंड है वहाँ पे सत्रावसान से जो बिल होते हैं शून्य हो जाते हैं, और अगले सत्र में फिर से शुरू होते हैं वो फिर से। लेकिन जो विघटन होता है, विघटन से क्या प्रभाव पड़ता है बिलों पर? तो विघटन केवल लोकसभा को होता है, और विघटन राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति विघटन 2 समय पर करता है। एक होता है कि जब लोकसभा 5 वर्ष पूरी हो जाए, या मंत्रिपरिषद लोकसभा के विघटन की सिफारिश राष्ट्रपति से करे, वो भी सामान्य अवस्था में, ये नहीं कि आपातकाल चल रहा है उस समय अगर करे तो नहीं माना जाएगा। और यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली हो तो, या ला चुकी हो, तो राष्ट्रपति को ये दिख रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, उस समय अगर मंत्रिपरिषद लोकसभा को विघटित करने की सलाह राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। तो यही है कि अगर सामान्य अवस्था में अगर मंत्रिपरिषद कहे राष्ट्रपति से कि आप विघटित कर दीजिए, तो वो विघटित कर देगा। वहीं जो विघटन के समय है बिलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विघटन के समय अगर लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा अगर गया है कोई अगर बिल, तो लोकसभा अगर विघटित हो जाती है तो जो बिल है समाप्त हो जाएगा। वहीं जो है यदि कोई बिल जो है राज्यसभा से पास होके लोकसभा चला गया है, अगर इस बीच लोकसभा विघटित हो जाती है तो जो बिल है वो समाप्त हो जाएगा। अगर कोई बिल है राज्यसभा से पास हो गया है और लोकसभा से पास हो गया है, और राष्ट्रपति के पास अगर चला गया है, तो अगर उस समय लोकसभा अगर विघटित होती है तो उस बिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं अगर राज्यसभा से पास हो गया है, लोकसभा से पास हो गया है, अगर राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए अगर वापस करती है, तब भी बिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, और जो संसद का अगला पार्ट है उसे भी हम बहुत जल्द ही लेके आएंगे। अगर सेक्शन पसंद आया हो तो ज़रूर ही वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि जो ये सेक्शन है बहुत ही बढ़िया हुआ है, और संसद संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में नहीं बचा होगा। धन्यवाद।